Good morning, students. Let's continue our chapter from trade to territory. From trade to territory, that is, the company establishes power. The company establishes power. And our topic is company rule expand. Company rule expand. If we analyze the process of annexation, the process of annexation of Indian states by the East India Company, from 1757 to 1857. Certain key aspects emerge. If we analyze the process of annexation, अगर हम एनालाइज करते हैं प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज होते हैं. अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स 1757 से 1857 के बीच में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे राज्य किए और इससे हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं, ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे कि कंपनी ने अपने रूल को कैसे एक्सपैंड किया. इसमें कई इम्पॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं. एंड the company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. The company rarely means कि किसी भी unknown place पे, किसी भी unknown territory पे, जब territory पे कंपनी सीधा अटैक मतलब बहुत कम ही लॉन्च करती थी या डायरेक्ट मिलिट्री को अटैक करने के लिए बहुत कम कहती थी, वो भी अननोन टेरिटरी पे, वो हमेशा कहती थी कि बहुत कम अटैक करने के लिए कहती थी. जिस टेरिटरी के बारे में हम जानते नहीं हैं उस टेरिटरी में वो लोग अपने कंपनी मिलिट्री ऑफिसर्स को अटैक करने के लिए नहीं कहते थे. ठीक. एंड इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ political, economic and diplomatic method. And means कि इसमें कुछ varieties थी. Instead it used a variety कौन कौन सी थी इसमें? पहले क्या होता था कि जो it used a variety of political, economic and diplomatic method to extend its influence before annexing an Indian kingdom. और उसने कभी भी कंपनी ने डायरेक्ट किसी भी मतलब डायरेक्टली अननोन प्लेस पे टेरिटरी पे अटैक नहीं किया. वो पहले वो वहाँ पे अटैक करने से पहले एक कोशिश करती थी डायरेक्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स पहले वो अप्लाई करती थी. अगर उससे उनका काम नहीं होता था देन आफ्टर दैट फिर वो अटैक करती थी. पहले वो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करती थी, आफ्टर दैट इकोनॉमिकली यूज़ करती थी और फिर डिप्लोमेटिक मेथड्स को भी यूज़ करती थी, दैट इज कूटनीति को भी वो यूज़ करती थी.
कि जिससे कि हमें उन पे मतलब भारत के किंगडम पे, इंडियन किंगडम्स पे अपना राज्य मिल जाए। बट वो पहले ये 3 फोर्सेस अप्लाई करती थी, 3 मेथड, और आफ्टर दैट अगर फिर भी नहीं काम होता था तो वो मिलिट्री ऑफिसर से मिलकर उन पे अटैक करती थी। देन उन पे अटैक करती थी एंड after the battle of Buxar, 1764, the company appointed residents in Indian states. After the battle of Buxar, जब battle of Buxar हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई के बाद जो कि 1764 में हुआ था, the company appointed, कंपनी ने किसको अपॉइंट किया, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट, कंपनी ने वहाँ पे रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया। कंपनी ने वहाँ पे किसको अपॉइंट कर दिया, उसके बक्सर के युद्ध के बाद रेसिडेंट को। और बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, मीर कासिम। इस युद्ध में क्या हुआ था, मीर कासिम को बंगाल से हराकर कंपनी ने वहाँ से निकाल दिया था। मीर कासिम ने जब उनकी बात मानने से पहले तो मीर जाफर थे, आफ्टर दैट मीर कासिम हुए, और उसके बाद से जब मीर जाफर थे तो मीर जाफर की बात नहीं, मीर जाफर ने उनकी बात मानने से कंपनी की इनकार कर दिया, आफ्टर दैट मीर कासिम हुए। और अगर हम स्टार्टिंग से रूल करने की बात करें तो पहले जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे, मुर्शिद कुली खान, आफ्टर दैट कौन थे, अली वर्दी खान, उसके बाद से कौन बने, अली वर्दी खान, और थर्ड जो हमारे थे अली वर्दी खान की डेथ के बाद से सिराजुद्दौला आए, और सिराजुद्दौला के ही सेनापति ने उनको धोखा दिया, दैट इज कमांडर ने उनको धोखा दिया। कमांडर ने अपने सैनिकों को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दी और वो जाके कंपनी से मिल गए थे। तो वो जो मीर जाफर थे फिर उन्हें नवाब बनना दिया गया, और आफ्टर दैट नवाब ने भी, मीर जाफर ने भी उनकी बात मानने से मना कर दिया, तो उसके बाद से किनको नवाब बनाया गया था, मीर कासिम को, और मीर कासिम ने भी इग्नोर किया, तो मीर कासिम के साथ फिर उनका युद्ध हुआ, और युद्ध में फिर ये जो युद्ध था दैट कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर, एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट से, कंपनी ने रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया इंडियन स्टेट्स में, एंड दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स, दे वर पॉलिटिकल के और कॉमर्शियल एजेंट्स थे, एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर दी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। में कि वो जो कंपनी थी, दो कंपनी में देवर वो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट थे, जो रेसिडेंट थे वो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट हुआ करते थे, और उनकी जॉब क्या थी, देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनकी जॉब थी कि वो मतलब कंपनी के सेफ गार्ड के तौर पे काम करेंगे, और कंपनी का इंटरेस्ट जिसमें है वो वही काम करेंगे कंपनी को प्रॉफिट देने के लिए। एंड थ्रू द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल began interfering in the internal affairs of Indian states. Interfering in the internal affairs of the Indian states means through the residents के साथ मिलकर, रेसिडेंट के साथ द कंपनी ऑफिशियल, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडियन स्टेट्स में इंटरनल अफेयर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स थे उसमें उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया मतलब कि इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। आज
इंटरफेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू दी थ्रोन। दे ट्राई, वो ट्राई करते थे तो डिसाइड करने के लिए who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post, who was to be appointed in administrative post। और वो लोग हमेशा उस पर दखल देने लग गए थे, स्टार्ट कर दिया था उन्होंने इंटरफेरेंस करना इंटरनल अफेयर्स में, किसके, इंडिया के स्टेट्स में। एंड उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर। अब वो कोशिश कर रहे थे जानने की कि अगला राजा कौन होगा एंड किसे राजगद्दी पे, मतलब सक्सेसर किसे राजगद्दी पे बैठाया जाएगा, और हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किसे एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफिसर बनाया जाएगा, किसे इस पद पर बैठाया जाएगा जो डिसीजन ले पाए, किसे राजा बनाया जाएगा। एंड समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। और कभी कभी क्या होता था, और इन सब चीज़ों को कौन तय करने की कोशिश कर रहा था, कंपनी डिसाइड करना चाह रही थी कि कौन राजा बनेगा, कौन किस पद पे बैठेगा, कौन अपॉइंटमेंट, मतलब हु वाज टू बी, किसे अपॉइंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। ये कंपनी इसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था कंपनी में। समटाइम्स द कंपनी फोर्स दी स्टेट, कभी कभी क्या होता था कि कंपनी फोर्स करती थी स्टेट्स को, इनटू अ सब्सिडरी अलायंस मीन्स कि वो कंपनी हमेशा, कई बार कंपनी ने फोर्स किया है एक सब्सिडरी अलायंस के लिए। सब्सिडरी अलायंस क्या है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये एक अलायंस है जो कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। इस सब्सिडरी, समटाइम कंपनी ने स्टेट्स को फोर्स करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी ने स्टेट्स को क्या किया, फोर्स करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि क्या फोर्स किया, सब्सिडरी अलायंस लाकर। कौन सा अलायंस लेकर आई वो, सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस टर्म के अकॉर्डिंग ये इस अलायंस में क्या कहा गया, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। जो इंडियन रूलर्स है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, उनको मना कर दिया कि आपको कोई अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपने में एक इंडिपेंडेंट रूलर रखिए। इंडिपेंडेंट मीन्स आर्म फोर्स रखिए, आप अपने साथ कोई भी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते हैं, आप अपने साथ कोई भी आर्म फोर्स नहीं रख सकते हैं। एंड दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, आपको जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो आपको कंपनी देगी। सब्सिडरी अलायंस में कहा गया कि इंडियन रूलर्स है उनके पास कोई भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपने सैनिक नहीं रख सकते हैं, और जो भी उनका होगा वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। जो भी उनकी रक्षा प्रोटेक्शन की बात है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो उसे कंपनी प्रोवाइड करेगी। एंड बट कंपनी प्रोटेक्ट तो कर रही थी राजा, but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। But इसके लिए कंपनी उनसे क्या चाहती थी, कंपनी had to pay, but राजा को क्या पे करना था, सब्सिडरी फोर्सेस। कंपनी उन्हें फोर्स कर रही थी कि एक तो सब्सिडरी अलायंस उनमें डाल दिया कि वो किसी भी सैनिक को नहीं रख पाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, और जो भी सैनिक चाहिए वो कंपनी देगी। और दूसरा उनको फोर्स कर रही थी सब्सिडरी फोर्सेस के लिए।
subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. मतलब subsidiary forces में कहा गया कि आपको हमें रेवेन्यू देना है, इसके चार्जेस देने हैं, जिससे कि हम आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगे, जिससे कि हम आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगे। और मीन कि वो उन्होंने कहा सब्सिडरी जो हमने आपके लिए फोर्सेस रखवाए हैं उनका खर्चा आपको उठाना है। मीन्स जो हमने आपको फोर्सेस रखवाए हैं आपको उसके बदले हमें रेवेन्यूज देने हैं, इनकी पेमेंट्स आपको हमें देनी है, कंपनी ने ये कहा। एंड कंपनी ने ये कहा कि आपको हमें उसके बदले में पेमेंट देनी है फॉर सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन के लिए आपको हमें चार्जेस पे करने हैं। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर जो इंडियन रूलर्स हैं फेल टू, अगर वो फेल हो जाते थे पेमेंट देने में कंपनी को, then part of their territory was taken away as penalty। कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक उनसे सब्सिडरी अलायंस किया कंपनी ने कि आप अपने सैनिक नहीं रख सकते हो, जो हमारे पास है वही सैनिक आपको रखना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और इसके लिए जो फोर्सेस आप रख रहे हो इसके बदले आपको चार्जेस देने हैं। उनको मेंटेन करने के लिए जो भी उनका खर्चा होगा आपको कंपनी को देना है। अगर इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर पेमेंट करने में फेल हो जाती थी, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो क्या होता था, अगर इंडियन रूलर फेल हो जाती थी पेमेंट करने में तो उनका जो पार्ट ऑफ लैंड था, जो उनकी टेरिटरी थी जहाँ पे वो राज्य करते थे, वो पेनल्टी के तौर पर कंपनी उस पर अपना हक जता लेती थी, उनसे वो राज्य छीन लेती थी, उनका जो रीज़न था वो उनसे ले लिया करती थी। फॉर एग्जाम्पल when Richard वेल्सले ने क्या कहा, वो रिचर्ड वेल्सले क्या थे, बहुत गवर्नर जनरल थे। रिचर्ड वेल्सले कौन थे, रिचर्ड वेलिजली कौन थे, या बहुत गवर्नर जनरल, वेल्सली कौन थे, गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805, 1798 से 1805। The Nawab of the Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल जो रिचर्ड थे वेल्सले या वेल्सली, जो रिचर्ड थे वेल्सले या वेलिजली, वो गवर्नर जनरल थे और 1798 से 1805 के बीच में वो गवर्नर जनरल बने। एंड जो उस समय जो नवाब थे अवध के, नवाब ऑफ अवध, वो उन्हें फोर्स किया गया टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी। उन्हें फोर्स किया कि आप अपनी टेरिटरी, मतलब टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, आप अपनी हाफ ऑफ हिज टेरिटरी कंपनी को दें। अपनी टेरिटरी आधे से ज़्यादा आप कंपनी को अपनी टेरिटरी दें, मतलब कि अपना इलाका हमें दें। एंड as he failed to pay, as he failed to pay क्योंकि वो फेल हो चुके थे सब्सिडरी फोर्सेस देने में, क्योंकि वो फेल हो चुके थे सब्सिडरी फोर्सेस देने में। हैदराबाद
was also forced to Hyderabad was also forced to हैदराबाद को भी was also forced to cede territories on similar ground. हैदराबाद को भी फोर्स किया गया और कई इलाकों हैदराबाद के भी को फोर्स किया गया और कई इलाकों को उनके कई इलाकों को भी छीन लिया गया, उनके कई इलाकों को भी छीन लिया गया एंड उनके कई इलाकों को भी छीन लिया गया हैदराबाद को फोर्स करने पे। मीन्स अगर आप देखें तो एक सब्सिडरी अलायंस बना था और सब्सिडरी अलायंस में क्या कहा गया था कि आप फ्रीली अपने सैनिक खुद नहीं चुन सकते हो, आपको अलाउ नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखो, आपको कोई अलाउ नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखो। एंड आफ्टर दैट कि आप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते थे तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने ये भी कहना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अपने सैनिक देंगे और लेकिन उसके बदले में आपको हमें सब्सिडरी फोर्सेस पे करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको हमें सब्सिडरी फोर्सेस पे करना पड़ेगा और सब्सिडरी फोर्सेस आप हमें पे अगर नहीं करते हो तो आपका हम राज्य ले लेंगे, आपकी जो टेरिटरी जो आपका इलाका है उस पर हम कब्जा कर लेंगे। तो राजा को फोर्स किया जाता था कि वो सब्सिडरी फोर्स उन्हें दे, फोर्सेस दे की कंपनी को वो इतनी पेमेंट दे जिससे कि उनके जो सैनिक हैं उनके एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके, सैनिक के एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कंपनी ने एक्सपैंड कहाँ से किया, कंपनी ने अपने रूल को एक्सपैंड कहाँ से स्टार्ट किया करना, कंपनी ने एक रेसिडेंट बनाया, एक रेसिडेंट था कंपनी का। मीन्स कि कंपनी ने एनालाइज किया, देखा, अटैक किया एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में अब इंडिया के हर स्टेट में एक रेसिडेंट बना और रेसिडेंट को ये ड्यूटी दी गई कि वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए इंडियन स्टेट्स में जो हो रहा है वो उसकी प्रॉफिट के लिए हर चीज़ करे, कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो वो हमेशा क्या करता था, राज्य में जो चीज़ें होती थी वो कंपनी को जाके एडवाइस करता था, बताता था और जिसके उस रेसिडेंट के कारण ही कंपनी ने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करना कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। और जब कंपनी इंटरनल अफेयर्स करेगी तो और ये इंडियन स्टेट को पसंद नहीं आ रहा था, बट रेसिडेंट के कारण वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे और अब वो चाहते थे कि हम इसमें भी इंटरफेयर करें कि कौन राजा बनेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनेगा, तो वो लोग इसमें भी इंटरफेयर करने लग गए और उनका इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजा को यहाँ तक बोल दिया कि आप इंडिपेंडेंट सैनिकों को नहीं रखेंगे, मतलब आर्म फोर्सेस को नहीं रखेंगे और वो जो आर्म फोर्सेस होंगे हम रखेंगे, हम बोलेंगे और बस आपको उनके एक्सपेंसेस को पे करना है, बस आपको उनके एक्सपेंसेस को पे करना है। जैसे कि जो नवाब थे अवध के, नवाब जो थे अवध के, उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था 1801 में, क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी फोर्सेस वो उसकी सब्सिडरी फोर्सेस की पेमेंट नहीं कर पाए थे, सब्सिडरी फोर्सेस नहीं दे पाए थे तो उनका छीन लिया। और किसने किया था, कौन था गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के बीच में, गवर्नर जनरल थे रिचर्ड वेल्सली। वेल्सली जो रिचर्ड थे उन्होंने ये काम किया और उन्होंने कई पार्ट हैदराबाद के भी छीन लिए, कई पार्ट उन्होंने क्या किया, हैदराबाद का भी छीन लिया। एंड व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव, रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती थी। एंड लुक एट द पेज, यू कैन से फिगर 6, look at the page figure 6, that is नवाब सिराजुद्दौला
you can say नवाब सिराजुद्दौला हैं ऑफ अवध, नवाब शाहजूदौला हैं, सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है ये, नवाब सुजाउद्दौला ऑफ अवध, अवध के ये नवाब थे सुजाउद्दौला, अपने बेटों के साथ खड़े हैं और उनके साथ कौन खड़ा है? ब्रिटिश का रेसिडेंट, और इसे पेश किसने किया है? टिली कैटल ने 1772 में। The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sujaudollah to give up much of his authority. Here, however, he poses in regal splendor, touring over the residence. Means कि बक्सर की लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि नवाब सुजाउद्दौला के जितने भी अधिकार थे सब छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वह रेजिमेंट के सामने अपनी, लेकिन सब तो छीन चुका था उनका, लेकिन यहाँ इस पिक्चर में उनको ऐसा शो किया जा रहा है कि वो रेसिडेंट के सामने बिल्कुल शान शौकत से हैं, अभी भी उनके पास उतनी दौलत बची है, ऐसा इनको इस पिक्चर में शो किया जा रहा है। फिर टीपू सुल्तान की पिक्चर है, एंड व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव? रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है? This is what James Mill, the famous economist, जेम्स मिल कौन थे? फेमस इकोनॉमिक्स थे एंड पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम स्कॉटलैंड। वो एक फेमस इकोनॉमिक्स भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, और कहाँ के थे जेम्स मिल? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे जेम्स मिल? स्कॉटलैंड के। एंड wrote about the resident appointed by the company. उन्होंने रेसिडेंट के बारे में लिखा कि रेसिडेंट को कितनी पावर थी, और रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? कंपनी। रेसिडेंट को किसने अपॉइंट किया? कंपनी ने। एंड आफ्टर कंपनी ने रेसिडेंट को अपॉइंट किया। This we place a resident. We place a resident who really is king of the country. हमने एक रेसिडेंट को प्लेस किया हर स्टेट में, और वो रेसिडेंट ना होकर एक्चुअल वहाँ का राजा ही था। उस कंट्री का क्या था? राजा। Whatever injections of non-interference he may act under, means कि हम उसे, राजा ही होता था रेसिडेंट, और हमने क्या किया था कि इंजेक्शन मीन्स कि इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही में एक्ट अंडर, मीन्स कि उसे किसी भी काम के लिए रोका नहीं जाता था, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जाता था, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया जाता था। एंड वो जो मन चाहे वो कर सकता था, उसे हर काम करने की छूट थी। एंड as long as the prince acts in perfect subservience means submissiveness means कि डरा हुआ पर्सन, एक दब्बूपन टाइप का डरा हुआ। and as long as the prince acts in the perfect subservience and does not what is agreeable to the resident, that is to the British government, as long as, जब तक राजा पूरी तरह से मीन्स कि
राजा as long as the prince acts in perfect subservience, मीन्स कि राजा जब तक पूरी तरह से ठीक रहता था तब तक रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करता। लेकिन सबसर्वियंस मीन्स होता है दब्बूपन, डरा हुआ। जब तक राजा दब्बूपन डरा हुआ रहता था तो क्या होता था, जो रेसिडेंट था वो अपने आप को राजा समझता था और हमेशा ब्रिटिशर्स के लिए काम करता रहता था, जिससे जो चीज़ें आराम से, और दब्बू रहेगा तो रेसिडेंट ब्रिटिशर्स के लिए काम करेगा, उनकी कंपनी के लिए काम करेगा, और कंपनी के लिए काम करेगा तो चीज़ें जो हैं वो स्मूथली होंगी, जो चीज़ें हैं वो स्मूथली होती चली जाएंगी। They are managed without the resident appearing much in the administration of affair. शासन के कामों में मीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में कभी भी रेसिडेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता था। उसके इंटरफेरेंस के बिना ही वहाँ पे सारे काम अपने अकॉर्डिंग हो जाते थे। वहाँ पे सारे काम क्या हो जाते थे, अकॉर्डिंगली हो जाते थे। And but when anything of a different nature happen, when anything मतलब कुछ अलग सा अगर कुछ होता था, the movement the prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturb। और उसके बाद क्या होता था कि जब कुछ थोड़ा सा अलग घटता था, अलग होता था, तब राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था कि जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि राजा गलत कर रहा है, राजा गलत मानता था। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि ये गलत है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है ये गलत है और राजा कुछ ऐसा अच्छा सा काम कर रहा है तो क्या होता था, दोनों के बीच में क्या होगा, क्लैश होगा। दोनों के व्यूज को क्या होगा, दोनों के व्यूज आपस में टकराएंगे। दोनों के व्यूज आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। एंड दोनों के व्यूज आपस में टकराएंगे। एंड क्लैशिंग होगी, डिस्टर्बेंसेस होगा, क्लैशिंग होगी और डिस्टर्बेंसेस होते रहेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टीपू सुल्तान। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, रेसिडेंट के बारे में। रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा ही पावर थी। रेसिडेंट अपने आप को क्या समझ रहा था कि मैं वहाँ का राजा बन गया हूँ उस कंट्री का। And our next topic is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. And टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, क्या कहा गया था टीपू सुल्तान एंड द टाइगर ऑफ मैसूर में कि द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its and the company resorted to direct military confrontation when it saw threat to its political और economic interest। जब कंपनी को अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने क्या किया, थ्रेट, डराया। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन मतलब अपने मिलिट्री को भेज दिया लड़ने के लिए। जब टीपू सुल्तान की बारी थी
टीपू सुल्तान की जब बारी थी तो क्या हुआ, कंपनी डर गई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, और कंपनी ने डर के क्या एक्शन लिया कि उसने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को भेज दिया लड़ने के लिए। और कहाँ भेजा उन्होंने, मीन्स कि उन्होंने कहाँ पे भेजा, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। और आप दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड, आप इसको कैसे जान सकते हो, एक उदाहरण के तौर पे, मीन्स कि एक एग्जाम्पल लेके जानते हैं कि कंपनी ने ऐसा क्या किया। टीपू सुल्तान ने, मतलब द टाइगर ऑफ मैसूर, द टाइगर ऑफ मैसूर में क्या हुआ, इंडियन स्टेट साउदर्न में क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल लेते हैं, साउदर्न स्टेट मैसूर, साउदर्न में है मैसूर, क्या हुआ था, मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। तो मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ, मैसूर ने ग्रोन किया स्ट्रेंथ, दैट मैसूर बहुत शक्तिशाली था एंड बहुत ताकतवर भी था। मैसूर एक हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली रूल्ड फ्रॉम 1761 to 1782. Then his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful leadership के अंडर मैसूर ग्रोन कर रहा था और मैसूर बढ़ रहा था, मैसूर की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। और कौन से रूलर थे, हैदर अली खान, कौन सा रूलर था, हैदर अली, हैदर अली, और हैदर अली के ही बेटे थे टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे कौन थे, टीपू सुल्तान, हैदर अली के बेटे कौन थे, टीपू सुल्तान। और हैदर अली ने कब से कब तक राज किया, 1761 से 1782 तक, 1761 से 1782 तक हैदर अली ने राज किया और मैसूर को इतना पावरफुल बना दिया और मैसूर ग्रोन कर रहा था, मैसूर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन गया और मैसूर ग्रोन करने लगा, बढ़ने लगा आगे पावरफुल रूलर से। और पावरफुल रूलर जाने जाते हैं हैदर अली, हैदर अली और उनके फेमस सन टीपू सुल्तान, उनके फेमस बेटे थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने राज किया 1782 टू 1799, 17 और टीपू सुल्तान का क्या था, 1782 से 1799। एंड मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालम्बार, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालम्बार कोस्ट where the company purchased paper and cardamom। मैसूर ने जहाँ पे व्यापार होता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, मालम्बार कोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया, मालम्बार कोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया। और मालम्बार कोस्ट पे ही कंपनी अपना पीपर और कैडमॉम इलायची खरीदती थी, जहाँ से कंपनी पीपर और इलायची खरीदती थी, उसको किसने कब्जे में अपने कर लिया, उसको टीपू सुल्तान मैसूर ने अपने कब्जे में कर लिया। प्रॉफिट के लिए उन्होंने मैसूर ने अपने कब्जे में कर लिया, जहाँ से कंपनी पीपर और कार्डमॉम परचेज करती थी। इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप दी एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। 1785 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम।
and disallowed local merchants from trading with the company. टीपू सुल्तान ने क्या किया, एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया। मतलब यहाँ से कोई भी सामान भी सैंडलवुड, पीपल, कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ, इस पोर्ट के किंगडम से यहाँ से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। यहाँ से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। उन्होंने इस पे साफ से रोक लगा दी। एंड उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस पे रोक तो लगा दी और सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने स्टॉप कर दिया सैंडलवुड, पीपल, कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। जो भी उसके किंगडम में पोर्ट थे वहाँ से उन्होंने साफ मना कर दिया, इन सामान को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ से कोई भी सामान एक्सपोर्ट होके नहीं जाएगा। एंड दिस अलाउड, और उन्होंने ये भी कह दिया जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्होंने कहा कि आपको ट्रेड नहीं करना है कंपनी के साथ, आपको ट्रेड नहीं करना है कंपनी के साथ, वो आपको सिर्फ धोखा देगी। ठीक है। एंड ही ऑल्सो स्टैब्लिशेस, लोकल मर्चेंट को भी मना कर दिया और वहाँ अपने किंगडम से भी उधर मना कर दिया। अब क्या, he also established a close relationship with the French in India. उन्होंने एक establish किया एक close relationship with French in India. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिलेशनशिप फ्रेंच के साथ बनाने लग गए थे। रिलेशनशिप जो टीपू सुल्तान थे जो इंडिया में फ्रांस से रहते थे, जो फ्रांस के लोग रहते थे, फ्रांस के, तो वो उनसे एक रिलेशनशिप बनाने लग गए थे, एक रिलेशनशिप बना रहे थे। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और वो चाहते थे कि ये जो फ्रेंच के लोग हैं वो हमारी आर्मी को बिल्कुल मॉडर्नाइज बना दे, वो हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज बना दे विद देयर हेल्प। वो फ्रेंच की हेल्प लेना चाहते थे कि वो उनके जितने भी सैनिक हैं उनको मॉडर्नाइज बना दे, जिससे कि उनके सैनिकों को भी कुछ अच्छे लड़ाइयाँ आने, कुछ अच्छे गुण आ जाए, जिनकी वो भी कुछ अच्छी तरह से और लड़ाइयों की टेक्निक्स को, स्टाइल्स को सीख पाए। एंड विद द ब्रिटिश व फ्यूरियस, जो ब्रिटिश थे वो फ्यूरियस हो गए, मीन थोड़ा गुस्से में थे, आ गए, आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए कि टीपू सुल्तान फ्रेंच से मिलकर अपने सैनिकों को कुछ अलग चीज़ें सिखवा रहे हैं और उन्होंने हमें रास्ता बंद कर दिया किंगडम। उन्होंने कहा यहाँ से कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, नहीं पीपर, ना ही कार्डमम और ना ही सैंडलवुड। और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने क्या कहा, टीपू सुल्तान ने तो जो उनके लोकल व्यापारी थे उनको भी टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि तुम लोग भी यहाँ पे इनके साथ, कंपनी के साथ व्यापार नहीं करोगे, कंपनी के साथ जॉब नहीं करोगे। देन आफ्टर दैट द ब्रिटिश व फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गए। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस। उन्होंने देखा कि उन लोगों ने देखा था कि जो हैदर अली थे और जो टीपू सुल्तान थे वो एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे, एरोगेंट थे। मीन्स उन्होंने क्या कहा, ये तो एम्बिशियस थे, एरोगेंट है और डेंजरस है। उन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो बहुत घमंडी राजा हैं, ये बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं,
तो बहुत एम्बिशियस वाले राजा हैं। एंड आफ्टर दैट रूलर्स who had to be controlled and crushed, who had to be controlled and crushed। और उन्होंने कहा, मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें इन रूलर्स को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर ये रूलर्स कंट्रोल में नहीं आते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, इनको कुचलना पड़ेगा। क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तभी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ से कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा हमारे किंगडम के पोर्ट से। आज उन्होंने लोकल ट्रेडर्स को भी कहा कोई भी ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई भी ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार नहीं करेगा। एंड उन्होंने ये भी कह दिया। और आफ्टर दैट क्या हुआ, 4 wars were fought। अब 4 लड़ाइयाँ हुई। 4 लड़ाइयाँ किस किस के बीच में हुई, 4 लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। 4 wars were fought, that is with मैसूर। मैसूर में 4 युद्ध हुए थे। मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स के कितने युद्ध हुए, 4। मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स के कितने युद्ध हुए, 4। एंड उनके साथ उनके 4 युद्ध हुए जो कब कब हुए थे, 1767 में, 1767 से 1767 से 69 तक, 1767 से 69 तक एंड 1767 से 69 और आफ्टर दैट 1780 से 84, 1767 से 69 2 इयर्स का चला पहला युद्ध। दूसरा 1780 से 84 तक चला 4 इयर्स, 1780 से 1784। और आफ्टर दैट 1790 से 1792 तक चला। तीसरा फिर 2 साल का चला एंड लास्ट था 1799। और लास्ट क्या था, 1799। और हमने क्या लिखा है, जो टीपू सुल्तान थे उनका लास्ट युद्ध भी 1799 में ही लड़ा गया। और टीपू सुल्तान की डेथ भी कब हुई थी, 1799 में। और पहला युद्ध कब था, पहला युद्ध 1767 से 69 में लड़ा गया, 1767 से 69 में लड़ा गया। दूसरा युद्ध 1780 से 84 में, 1780 से 84 में लड़ा गया। और तीसरा 1790 से 92 में लड़ा गया। और जो लास्ट युद्ध था 1799 लास्ट था। दैट इज ओनली इन द लास्ट, मीन्स कि लास्ट में क्या हुआ, द बैटल ऑफ लास्ट युद्ध में क्या हुआ, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। मीन्स कि श्रीरंगपट्टम की, मतलब जो लास्ट युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया था, मैसूर में, श्रीरंगपट्टम में। और जो श्रीरंगपट्टम था उसी में कंपनी ने लास्ट युद्ध अपना अल्टीमेटली जीत लिया, विन अ विक्ट्री। अल्टीमेटली उन्होंने उसमें युद्ध जीत लिया। एंड इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। और देखो मैसूर की कैपिटल क्या थी, श्रीरंगपट्टम थी। और श्रीरंगपट्टम में ही लास्ट युद्ध
किसने जीता? कंपनी ने। और कंपनी ने किसको जान से मार दिया? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान को उन्होंने मार दिया, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। एंड टीपू सुल्तान कब मारे गए थे? जब वो अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टम को सेव कर रहे थे, तब उनकी डेथ हो गई। एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडियार्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। मीन्स कि क्या हुआ? उनको बचाने के चक्कर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। उसको बचाने के चक्कर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। एंड आफ्टर दैट कि टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एट डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान अपने कैपिटल को डिफेंड करने के लिए डिफेंड करते हुए उनकी डेथ हो गई। एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी of the Wodeyars and a subsidiary alliance was imposed on the state। तो मैसूर को क्या किया गया? मैसूर was placed under the former। मैसूर को फिर से पुराने राजाओं के हाथों में पुराने जो वेडियार राजवंश थे उनके हाथों में मैसूर को फिर से सौंप दिया गया। और मैसूर को पुराने राजाओं के अंडर में, मतलब एक डायनेस्टी थी वुडियार, उनके अंडर में मैसूर को सौंप दिया गया। वहाँ पे पुराने वो राजवंश थे और उनके हाथों में मैसूर को सौंप दिया गया। पूरे मैसूर के कामकाज को उनके हाथों में सौंप दिया गया। और इसके लेकिन जो वेडियार राजवंश थे, वेडियार डायनेस्टी थी, उसमें क्या हुआ? सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन दी स्टेट। उस स्टेट पे भी क्या हुआ? सब्सिडरी अलायंस को कंपनी ने क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया। और हमने पढ़ा है कि जो सब्सिडरी अलायंस है, हमने ये भी पढ़ा है कि जो सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस में कोई भी डायनेस्टी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकती थी। इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकती थी। और उनको क्या? सब्सिडरी अलायंस में कंपनी, जो सब्सिडरी अलायंस में जो कंपनी थी, वो अपने आर्म फोर्सेस को उनकी प्रोटेक्शन के लिए रखती थी। वो अपनी आर्म फोर्सेस को उनकी प्रोटेक्शन के लिए रखती थी। और दैट इज उनकी प्रोटेक्शन। और सब्सिडरी फोर्सेस चार्ज करती थी और कहती थी कि जो हमने आपको अपने सैनिकों को रखा है वहाँ पर, उसके एक्सपेंसेस को क्लियर करने के लिए आपको हमें उनके एक्सपेंसेस का जो खर्चा है, आपको कंपनी को उसका चार्ज देना पड़ेगा। अगर कंपनी फेल टू डू दिस, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती थी तो आफ्टर दैट क्या होता था कि राजा से उनकी टेरिटरी को ले लिया जाता था। कुछ इलाकों को राजा से छीन लिया जाता था। और यही हुआ जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी तो मैसूर को कौन से राजवंश को दे दिया गया था? डायनेस्टी ऑफ वुडियार्स को दे दिया गया था। एंड सब्सिडरी अलायंस वहाँ पे भी इम्पोज कर दिया गया था। मैसूर में भी सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया। ये फिगर 9 शो कर रहा है टीपूज टॉय टाइगर। टीपू का टॉय टाइगर है ये। एंड ये टीपू का जो टॉय टाइगर है, अब ये कहाँ पर है? ये इंडिया में नहीं है, दैट इज ये लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। टीपू के टॉय टाइगर को। दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस्ड। मतलब कि ये एक टीपू का ही, मतलब एक मशीन है, बिग मैकेनिकल टॉय है इस पिक्चर में। मतलब टीपू
ने इसको बनवाया था खिलौने के। टीपू इससे खेलता था, मतलब टीपू सुल्तान का ये एक मैकेनिकल टॉय था, खेलने वाला खिलौना था। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर। आप इस टाइगर को देख सकते हो कि वो कैसे एक यूरोपियन सोल्जर को दबा के उसने अपने मुंह में रखा हुआ। एंड when its handle was turned, the toy tiger roared. अगर उसका हैंडल टर्न होता है तो जो टॉय टाइगर है वो रोअर दहाड़ता है, और जो सोल्जर है वो सोल्जर की चीखें निकलने लगती है। सोल्जर की क्या होती है, जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। अब दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया। अब इस टॉय टाइगर को कहाँ पे केप्ट रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, विक्टोरिया में, एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन में। विक्टोरिया में इसको, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में इसको रखा गया है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है, इन लंदन में इसे, इस टॉय टाइगर को ले जाके रखा गया है। द ब्रिटिश टुक इट अवे। ब्रिटिश इसको अपने साथ लेके चले गए थे जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई थी तो वो अपने साथ ही इस खिलौने को लेके चले गए थे। और टीपू सुल्तान की डेथ कैसे हुई थी, वो अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टम को डिफेंड करते हुए उनकी डेथ हुई थी। दैट इज 4 मई 1799 में उनकी डेथ हुई थी। 4 मई 1799 में उनकी डेथ हुई थी। एंड नेक्स्ट इज द लेजेंड ऑफ टीपू। द लेजेंड ऑफ टीपू, टीपू की कुछ कहानियाँ लेजेंड ऑफ टीपू के बारे में। Kings are often surrounded by legends and their power glorified through folklore. जो किंग्स हैं, किंग्स हमेशा हम किंग्स की, मतलब किंग सराउंडेड रहते थे अपने, आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड से घिरे रहते थे, और उनकी जो पावर थी, फ्लोक्लोर मीन्स कि उनकी इतनी हमने उनकी तारीफ सुनी है, दैट्स ग्लोरीफाइड पावर्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुनी हैं। और हियर इज द लेजेंड अबाउट टीपू सुल्तान, और हमने यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में भी जाना, टीपू सुल्तान के बारे में भी जाना। हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर, वो 1782 में वहाँ के रूलर बने। हैदर अली की डेथ के बाद वो 1782 में वहाँ के रूलर बने। इट इज सेड दैट once he went hunting in the forest, और कहा जाता है कि जब वो हंटिंग करने जा रहे थे, फॉरेस्ट में शिकार करने जा रहे थे अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जब वो शिकार करने जा रहे थे, देयर ही केम फेस टू फेस विद द टाइगर। वहाँ पर उनके सामने फेस टू फेस टाइगर हुआ, मीन्स कि टाइगर उनके सामने आ गया, टाइगर उनका फेस देख रहा है, वो उनका फेस देख रहा है, डायरेक्ट सामने सामने आ गए। फेस टू फेस मतलब आमने सामने। His gun did not work और his trigger fell to the ground. उनकी गन काम नहीं कर रही थी और जो ट्रिगर था वो ज़मीन पर गिर गया। जो ट्रिगर मीन जो कटार जिससे मारा जाता है वो ज़मीन पर गिर गया। He battled with the tiger, और उन्होंने लड़ाई की टाइगर से, और शेर से उन्होंने मुकाबला किया। Unarmed until the managed to reach down and pick up the trigger. उन्होंने तब तक शेर से मुकाबला किया जब तक वो, मतलब ट्रैगर को ग्राउंड से उठा न ले। वो कोशिश कर रहे थे कि वो नीचे, and he battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Means कि वो उससे लड़ने लग गए अनआर्म्ड, निहत्थे, मतलब उनके पास कोई हथियार तो था नहीं, और वो टाइगर से लड़ने लगे। और वो मैनेज कर रहे थे कि वो कैसे भी उनके हाथ में वो डैगर आ जाए, और जब डैगर आ जाएगा तो वो उसको मार देंगे। तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो डैगर को पिक कर लें, एंड पिक अप द डैगर।
फाइनली उनकी कोशिश उन्होंने पिक कर लिया और ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल, और उन्होंने टाइगर को बैटल में मार दिया। उन्होंने क्या किया? टाइगर को बैटल में मार दिया। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, और इसके बाद आफ्टर दिस वो ही केम टू बी नो, उसके बाद ही उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। इसके बाद उन्हें क्या क्या कहा जाने लगा? टाइगर ऑफ मैसूर। एंड ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग, और उसके बाद से उन्हें क्या कहा जाने लगा? टाइगर ऑफ मैसूर। और टाइगर ऑफ मैसूर उन्हें कहा जाने लगा, और इसीलिए उनके जो फ्लैग में एक टाइगर ऑलवेज, उनके फ्लैग में टाइगर की इमेज बनी हुई रहती है। उनके फ्लैग में टाइगर की इमेज है। उनके फ्लैग में क्या है? टाइगर की इमेज। दैट टुडे वी हैव लर्न दैट रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा कि रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है। कंपनी ने रूल किया अपने कंपनी रूल एक्सपैंड, कंपनी ने अपने ट्रेड को एक्सपैंड किया, मतलब अपने रूल को एक्सपैंड करने लग गई, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया। रेसिडेंट जो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को देते थे, और जिससे कि क्या होता था कि कंपनी उस राज्य में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती थी, उस राज्य में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती थी। और कंपनी ने ये भी कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स को नहीं रख सकते हो। कंपनी ने ये भी कह दिया कि आप आर्म फोर्स को नहीं रख सकते हो, और आप आर्म फोर्स को नहीं रखोगे। और उन्होंने कंपनी ने एक सब्सिडरी अलायंस भी डाल दिया। सब्सिडरी अलायंस किया, तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि सब्सिडरी अलायंस मीन्स कि आप आर्म फोर्स नहीं रखोगे। ये एक उनका अलायंस है कि आप किसी भी राज्य को, स्टेट में कोई भी राजा आर्म फोर्स नहीं रख सकता, इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकता। उसे हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने सैनिक को देंगे, और हम अपने सैनिक को देंगे तो इसके लिए आपको हमें सब्सिडरी फोर्सेस को देना पड़ेगा। और सब्सिडरी फोर्सेस मतलब जो उन सैनिकों के खर्चे वो आपको कंपनी को देना है। अगर आप वो खर्चे नहीं देते हो, अगर आप वो खर्चे नहीं देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी आपकी टेरिटरी आपसे ले लेगी। कंपनी आपकी टेरिटरी क्या करेगी? आपसे ले लेगी। एंड जब कंपनी आपकी टेरिटरी आपसे छीन लेगी तो वो इलाका आप कंपनी का हो जाएगा, वो इलाका आप कंपनी का हो जाएगा। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? किसका छीन लिया था? अवध के नवाब थे, वो पेमेंट नहीं कर पाए थे तो उनका राज्य कंपनी ने ले लिया था। और किस गवर्नर के अंडर में हमने ये पढ़ा था? रिचर्ड वेल्सले, यू कैन से रिचर्ड वेल्सले के अंडर में हमने ये पढ़ा था कि 1798 से 1805 के बीच में जब जो नवाब थे अवध के, वो पेमेंट नहीं कर पाए तो उनकी टेरिटरी उनसे ले ली गई, उनकी टेरिटरी उनसे छीन ली गई। और नवाब सुजाउद्दौला थे, सुजाउद्दौला जो थे, सुजाउद्दौला थे वहाँ के अवध के नवाब थे, उनको ले लिया। और हैदराबाद की भी कई टेरिटरीज को कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया था। और बाद में जब रेसिडेंट की पावर की बात आई तो रेसिडेंट के पास बहुत पावर था, और रेसिडेंट अपने आप को किंग समझने लगा था। जब तक राजा दब्बू की तरह डर के रहता था तब तक कौन किंग था? रेसिडेंट अपने आप को किंग समझता था। और जब राजा कोई डिसीजन ले लेता था तो हमेशा कंपनी और राजा के बीच में हमेशा बैटल होता था, लड़ाइयाँ होती थी। और आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा? टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर। उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं? इसके लिए हमने एक शॉर्ट स्टोरी रीड की थी कि जब वो फ्रेंच फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त फ्रेंच फ्रेंड के साथ जब वो घूमने गए थे, फॉरेस्ट में हंटिंग करने गए, तो उनके सामने कौन आ गया था? एक टाइगर आ गया था। और आमने सामने उनके हाथ में जो उनके पास गन थी, गन भी नहीं चल रही थी, और उनका जो डैगर था, जो डैगर है जो उससे काटा जाता है, जो डैगर है वो भी उनके हाथ से ग्राउंड पे गिर गया था। अब
वो झुक नहीं पा रहे थे, वो अपनी उनकी गन भी नहीं चल पा रही थी और आमने सामने उनके टाइगर था। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। और युद्ध करना स्टार्ट कर दिया तो वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उनके हाथ में डैगर आ जाए। जब उनके हाथ में डैगर आया तो उन्होंने क्या किया, उस टाइगर को मार दिया। उस टाइगर को उन्होंने क्या किया कि उसको मार दिया। और जब उस टाइगर को मार दिया तब से उनको क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। तब से उनको क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। एंड टाइगर ऑफ मैसूर तभी उनके जो टीपू सुल्तान है उनके जो फ्लैग में है टाइगर की इमेज हमेशा बनी रहती है। और टाइगर इट मीन टीपू सुल्तान के फादर कौन थे, हैदर अली थे। हैदर अली ने कब से कब तक राज किया, 1761 टू 1782 तक। और उसके बाद से जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने हैदर अली की डेथ के बाद उस राजवंश को संभाला, दैट इज मैसूर। और 1782 टू 1799 टू 1799 में उन्होंने इस राज को संभाला। और श्रृंगेश्वर और टीपू सुल्तान की डेथ का क्या, टीपू सुल्तान ने बहुत ही कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि सारा प्रॉफिट कंपनी क्यों उठाएगी। उन्होंने साफ से मना कर दिया, यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी हमारे पोर्ट से, हमारे किंगडम के पोर्ट से। और उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सैंडलवुड, कोई पीपल, कोई कार्डमोम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा, पोर्ट नहीं होगा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकल मर्चेंट्स हैं फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी उनको भी मना कर दिया कि कोई भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई भी कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेगा। और ये भी कहा। और उसके बाद से टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अपने फ्रेंच फ्रेंड की हेल्प की और कहा कि अपना तुम मेरे सैनिकों को कुछ स्टाइल सिखाओ, युद्ध के कुछ स्टाइल्स को सिखाओ जिससे वो बहुत अच्छा युद्ध लड़ पाए। और इसी के कारण फ्रेंच ने ये उनकी हेल्प भी की, फ्रांस ने उनकी हेल्प भी की। और आफ्टर दैट इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर गुस्से में आ गए। और ब्रिटिशर जब गुस्से में आ गए कि टीपू सुल्तान और हैदर अली बहुत एम्बिशियस, बहुत घमंडी हैं, बहुत डेंजरस हैं, वो हमें रूल करने नहीं देंगे, वो हमें अपना ट्रेड एक्सपैंड करने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आइदर ये हमारी बात माने, इन पर हम कंट्रोल करें या इनको क्रश करें। एंड इनके बीच में 4 युद्ध हुए। और 4 युद्ध में 1767 यू कैन से 1767 से 69 के बीच में युद्ध हुआ, 70 से 84 के बीच में, फिर 1790 से 92 और 1799 ये लास्ट युद्ध था 1799। और 1799 जो लास्ट था बैटल था द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम का लास्ट युद्ध था, जो कि मैसूर की कैपिटल थी। उसको बचाते बचाते क्या हुआ, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। उसको टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। और जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो मैसूर को किसके हाथों दे दिया गया, कौन सी डायनेस्टी की, वुडेयार्स के हाथों में वो डायनेस्टी दे दी गई। और उस डायनेस्टी पे भी क्या कर दिया गया, सब्सिडरी अलायंस लगा दिया गया। उस डायनेस्टी पे भी सब्सिडरी अलायंस को लगा दिया गया।